Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba over here with a new topic. So class, आप लोगों को पता होगा कि जर्मिनेशन कैसे होती है। मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। सबसे पहले प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। प्लांट का लाइफ साइकिल असल में प्लांट का लाइफ साइकिल होता कैसे। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप सबसे पहले डिस्पर्सल होता है। काफ़ी प्लांट्स बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो इसके अंदर बीज उग जाते हैं। तो वो बीज जब ज़मीन पे किसी एनिमल के ज़रिए किसी और जगह पे जाते हैं, चाहे वो जहाँ पे भी हो, या फिर बीज अक्सर स्टक हो जाते हैं एनिमल्स की बॉडी के साथ, और अक्सर बीज हवा के ज़रिए उड़ जाते हैं, तो वो डिस्पर्सल कहलाता है। डिस्पर्सल एक जगह से दूसरी जगह सीड्स के जाने के प्रोसेस को कहते हैं। सो क्लास, here we are just going to learn the dispersal along with life cycle of plant। कि आखिर सारी ज़िंदगी प्लांट कैसे रोटेट करता है, किस तरीके से वो एक तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है। सो क्लास हम लोग आज लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। सो लाइफ साइकिल में हम लोगों को सबसे पहले डिस्पर्सल आता है। वेरी फर्स्ट स्टेप ये है कि डिस्पर्सल एक प्लांट के अंदर होता है तो होता कैसे है, और आखिर वो क्या प्रोसेस है जो उसको डिस्पर्सल करने में मजबूर कर रहा है। सो अल्लाह ताला ने जंगल्स के प्लांट को कोई पाँव, कोई हाथ, कोई ऐसे इंसानी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की। अब यहाँ पे अगर आपको अनार का दरख्त उगाना है तो आप अनार का छोटा सा पौधा ले आएंगे, अपनी चमन में यानी अपनी गार्डन में डालेंगे और उसको उगा डालेंगे। यस, दिस इज़ द स्पेसिफिक मैनर जिसमें आप ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के जो बीज होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, मतलब कि प्लांट्स के जो बीज होते हैं वो स्टक हो जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। कभी कभी स्टिकी फ्लूइड ट्रीज पे लगा हुआ होता है, और कभी कभी डिस्पर्सल के ज़रिए कहीं से भी हाथी, जो एलिफेंट्स है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, जो बड़े प्लांट से गुजरते हैं, तो उस पर सीड्स अटैच हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। सो प्लांट्स के अंदर काफ़ी कुछ पाया जाता है। प्लांट्स हमारे यहाँ ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं, और ऑक्सीजन जो हमारे लिए कंपलसरी है। हमारी इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन ये प्लांट रिप्लेस कर रहे होते हैं। सो क्लास, मैं इस लेक्चर में आपको प्लांट्स की प्रॉस्पेरिटी, प्लांट्स की लाइफ साइकिल दोनों एक साथ समझाना चाहूँगी। सो एलिफेंट अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये बीज ले गया, और यहाँ पे ये बीज इसने अपने पाँव से दबा दिया, और जब वो दबा दिया तो वो ज़मीन के अंदर चला गया, तो ये डिस्पर्सल हुआ। ठीक है, फिर उसी के चंद घंटों बाद बारिश हो गई। तो क्लास, इसको एक तरीके से मॉडरेट इन्वायरमेंट मिल गया, और वो मॉडरेट इन्वायरमेंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है। सो क्लास, इधर हम लोग आपको बता रहे हैं कि डिस्पर्सल नेचुरली कैसे होता है। पानी इसको मिल गया तो फिर इसके अंदर रूट्स बनने का अमल आया। रूट्स बनते हुए इसके ऊपर का सख्त लेयर है, कोटिंग है, वो फट के बाहर निकल आई, और रूट्स की ओरिजिनेशन स्टार्ट हो रही है। सो क्लास, इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट हीट भी होगी। सो रोशनी, सूरज की रोशनी इस पर डायरेक्टली पड़ रही है, मिट्टी फर्टाइल है। सो यहाँ पे मैं आपको डिस्पर्सल का मूवमेंट बता रही हूँ। सो क्लास, यहाँ पे क्या होता है कि बीज इस पे स्टिक हो जाते हैं और आगे जाके धंस जाते हैं। जब वो धंस जाते हैं तो हीट का एक
प्रोसेस बन रहा होता है। सो क्लास, इधर इस लेक्चर में मैंने आपको अपना 100% ये बात बताने की कोशिश की है कि एक नेचुरल सराउंडिंग में, तो एक नेचुरल सराउंडिंग में आखिर हो क्या रहा होता है। सो क्लास, इधर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नेचुरल सराउंडिंग बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सो क्लास, मैं आपको डिस्पर्सल के बाद के मूवमेंट बता दिया कि सीड स्टार्ट होगा, सीड की ग्रोथ स्टार्ट होगी, सीड को एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिलेगा और सीड के अंदर जब ग्रोथ स्टार्ट होगी तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे पहले लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के बारे में बताने से पहले प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो भी बताऊंगी। क्लोरोफिल पाया जाता है जो इसको एक चीज़ में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है। सो क्लास, आप लोगों ने ये बात सोची होगी कि ग्रीन पिगमेंट आखिर होता क्या है। ग्रीन पिगमेंट एक कलर प्रोवाइड करने वाला है, वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं। अगर प्लांट्स ग्रीन नहीं होते तो वो इतने अच्छे तरीके से एनर्जी नहीं अब्जॉर्ब कर रहे होते। सो क्लास, प्लांट्स का ग्रीन होना भी बेहद ज़्यादा लाजमी है। सो प्लांट्स का ग्रीन होना भी बेहद ज़्यादा लाजमी है एंड ग्रीन प्लांट्स आर वेरी वेरी मच ऑब्लिगेटरी फॉर अस। सो क्लास, हम लोगों ने मैंने अपने पिछले लेक्चर में आई थिंक आपको या मुझे अच्छे से याद है प्लांट का स्ट्रक्चर भी बताया था। सो क्लास, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसके पास। सो क्लास, इधर पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा मेन प्रोसेस समझाने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा मेन प्रोसेस ये है कि आप लोगों को एक तरीके का अमल होता हुआ नज़र आता है डे टाइम में। प्लांट्स की रेवोल्यूशन ही, प्लांट्स का ऑक्सीजन देने का सामान ही कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। द रीज़न इज़ दिस दैट कि मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का अमल आपने सुना होगा। फोटोसिंथेसिस एक स्पेसिफिक ऐसा अमल है जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेहद 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 लाजमी है। रीज़न इज़ दिस कि आपको एक तरीके का स्पेसिफिक मैनर बताया जा रहा है इधर इसमें कि आप लोगों को वो पैटर्न फॉलो करना होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा, वो कन्वर्ट होती है इसमें ऑक्सीजन। सो क्लास, कार्बन डाइऑक्साइड वो सारा धुआं है जो गंदा है, जो आलूदगी कॉज कर रहा है। आलूदगी कॉज करने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे चैप्टर्स में मैंने आपको समझा दिया है। सो आगे की रिकॉर्डिंग्स में मैंने आपको बताया है कि ये एक तरीके का फॉर्मूला है या एक तरीके का पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से इसके लिए फर्टिलाइज़र प्लस सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है जो C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर की भी कन्वर्जन होती है। एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको ट्रांसपायरेशन के बारे में बताया, ट्रांसपायरेशन, ओस्मोसिस। सो ये खुराक बनाने का एक अमल है जो हमारे लिए भी बना रहे हैं और अपनी खुराक भी दिन के टाइम बना रहा होता है। सो इसी तरीके से मैं पहले आपको ओस्मोसिस के बारे में बताऊंगी। ओस्मोसिस सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी मदद से ये सब अमल सामने आ रहा होता है। सो ओस्मोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आम सा प्रोसेस है जिसमें एक सेल के अंदर पानी, एक सेल के अंदर खुराक जा रही होती है। खुराक पहुंचाने वाली दो चीज़ें होती हैं, जाइलम एंड फाइलम। जाइलम और फाइलम खुराक, फूड और पानी प्लांट के एक एक कोने, एक एक हिस्से तक बहुत इजी तरीके से पहुंचा रही होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजर्स
शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वाटर की भी कन्वर्जन इसमें होती है, और लाइट भी। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इसी के अंदर आ रहा है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ये है कि जब आप एक्सेसिव वाटर प्रोवाइड कर देते हैं और लाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मौजूद होती है प्लांट के लिए, तो एक बात याद रखिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इजी और एक स्पेक्टेकुलर भी हो जाता है कि प्लांट अपने वाटर को मतलब कि ट्रांसपायर कर देता है, यानी हवा में उड़ाने की कोशिश कर देता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का रिमूव हो जाना। इसी को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो क्लास, ट्रांसपायरेशन का अमल बेहद ज़्यादा ऑब्लिगेटरी है। ट्रांसपायरेशन का अमल होना भी लाजमी तौर पे लाजमन है। सो ये सब फोटोसिंथेसिस में काम आ रहा है, और ये सब काम लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ होल प्लांट के बारे में बताया जा रहा है। सो क्लास, हियर द फ्लावरिंग प्लांट्स शो 2 generations. सो फ्लावरिंग प्लांट 2 जनरेशन शो करता है, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन। सो क्लास, स्पोरोफाइटिक generation and the gametophytic generation which alternate with one another during the life cycle. So वो जनरेशन अब एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं पूरी लाइफ, यानी कि लाइफ साइकिल इनका एक ही बार साल में होगा। यानी कि जब सीड डोरमेंसी का सीज़न होता है, यानी जब आप लोग दरख्त वगैरह उगाते, बाहर का मौसम करीब होता है, तो उससे पहले काश्तकार अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये लाइफ साइकिल उसी के दौरान ही हो रहा है। फूलों की मतलब कि समर सीज़न में फूल उगना शुरू हो जाता है और ब्यूटी आने लगती है, गार्डन सारा ग्रीन हो जाता है। तो ये वो उस प्रोसेस को कह रहे हैं। A multicellular diploid generation is formed from zygote, और इसके अंदर ये बात बताइए कि zygote एक multicellular diploid formation लेके आता है। This plant produces spores, microspores and megaspores. So by meiosis, इसमें meiosis का प्रोसेस होता है। सबसे पहले meiosis का प्रोसेस होता है जो multicellular organisms में होते हैं, और वो meiosis का प्रोसेस एक तरीके से प्लांट स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन हो रही होती है। ये इसके एंथर स्टिग्मा के अंदर चला जाता है, फिर ये जाके ओवरी को फ्यूज करता है ताकि सेल डिवीजन भी हो सके और प्लांट बढ़ सके। द गैमेटोफाइट इज अ स्मॉल मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड जनरेशन। गैमेटोफाइट एक मल्टीसेलुलर की डिवीजन होती है, और ये हैप्लॉइड होता है। इसके अलावा इसके अंदर मल्टीसेलुलर, एक सेल से ज़्यादा मुश्तमिल, एक सेल से ज़्यादा, मतलब कि इसके अंदर मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड डिवीजन हो रही है, यानी बहुत सारे सेल की ओरिजिनेशंस आ रही है। विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोर, जो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से हुई है। यानी कि अगर एंथर्स इसके अंदर चले गए हैं और स्टिग्मा को फ्यूज़ कर दिए, तो इसका मतलब स्पोर फॉर्मेशन का काम इसके अंदर बहुत ईजीली हो चुका है। विच इज़ फ्रॉम स्पोर्स एंड द मेल गैमेटोफाइट डिवेलप्स द माइक्रो स्पोर और पोलन ग्रेन्स। तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स बनाने का काम करते हैं। माइक्रोस्कोप और पोलन ग्रेन्स बनाने का काम शुरू हो जाता है, एंड द फीमेल्स गैमेटोफाइट डेवलप्स अ मेगास्पोर। इसमें ये बात बताई है कि ये सब फ्लावर बनने का टाइम है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट इस टाइम अपना मेगास्पोर तैयार कर रही है और फॉर्म हो रहा है, यानी फीमेल इज़ यूज्ड फॉर नरिशमेंट, इसमें नरिश कर रही है। द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स and female gametophyte produce egg by meiosis. So male gametophytes male gametes produce करेगा और female gametophyte female gametes produce करेगी. So the male gametophyte produces male gametes and female gametophyte produces egg by mitosis, और इसके दरमियान मिटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। एक बात याद रखिए कि इसके अंदर मिटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। द गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट आर शॉर्ट। तो गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट में छोटे होते हैं,
are short-lived, much reduced and dependent for protection on sporophyte। तो इसके अंदर ये बात बताई है कि गैमेटोफाइट के अंदर फ्लावरिंग का काम हो रहा है जो बहुत छोटा सा है, मच रिड्यूस एंड डिपेंडेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑन स्पोरोफाइट। सो इसमें ये बात ही बताई है कि स्पोरोफाइट में गैमेट्स का फॉर्म आ रहा है, लेकिन ये एक तरीके से रिड्यूस्ड फॉर्म है जो प्रोटेक्शन दे रही है स्पोरोफाइट्स को। स्पोर्स हम लोग पोलेंस को कहते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। स्पोर्स हमारे पास एक तरीके से फंगस में भी होते हैं। मैंने आगे राइजोइड्स का जब जिक्र किया तो आपको वो ज़रूर मिलेंगे। सो क्लास इधर हम लोगों को गैमेट्स के बारे में बताया गया। तो इसी तरीके से क्लास यहाँ पे जैसे ही स्टिग्मा इसके अंदर फ्यूज़ होता है, फिर उसके बाद जैसे ही वो फ्यूज़ हो जाता है उसके अंदर जाके ये जाइगोट बनाता है। जाइगोट के बाद इसके अंदर ओव्यूल डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसमें मेगास्पोरेन यानी 2n हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद आगे जाके इसके न्यूक्लियस मेगास्पोर यानी ये अपनी थोड़ी सा हल्का सा मेक ओवर कर लेते हैं कि ये बनने वाला है। फिर उसके बाद जब सेल डिवाइड हो जाता है तो उसमें एक साथ 8 न्यूक्लियस आ जाते हैं जो एक थैली एम्ब्रियोसेक के नाम से यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है, एक थैली फॉर्म कर देते हैं। सो यहाँ पे स्टिग्मा के पास एक पोलन ट्यूब है जो फॉर्म हो रही है। सो क्लास पोलन ट्यूब का अपना एक स्पेसिफिक काम है, ये अपने अंदर एंथर्स को ले लेती है। सो अक्सर एक तरह की डिवीज़न ये हो रही है, दूसरी तरीके की डिवीज़न ये है कि मेगास्पोर एंथर के अंदर फ्यूज जब हो गया तो एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और फिर जब पोलन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं तो वो पोलन्स खुद अल्लाह ताला ने निकाल के इसके अंदर फ्यूज़ होना शुरू कर देता है। सो ये एक तरीके से फिर गैमेट्स बनाता है और गैमेट्स ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद जब ये इस तरीके का गैमेट यानी इस तरह का एक सेल बन चुका होता है, फिर उसके बाद इसके अंदर एंडोस्पर्म 3n नंबर, सो एंडोस्पर्म 3n नंबर होते हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है और फिर जाके सीड कोड बनती है। और जब सीड कोड बनती है तो जर्मिनेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। और जब जर्मिनेशन होती है तो एक पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट बन जाता है। याद रखें कि एक ही फ्लावर पे, एक ही इंडिविजुअल फ्लावर के ऊपर एक तरीके से सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। मैं लाइफ साइकिल के बारे में बताती हूँ। लाइफ साइकिल दो फेजेस से गुजरता है, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक ये है और गैमेटोफाइटिक ये है। सो क्लास स्पोरोफाइटिक मैं फिर से समझाती हूँ। स्पोरोफाइटिक का क्या काम है? ये एक पूरा फ्लावर है, ये एक पूरा बना हुआ एक फ्लावर है और उसमें स्पोर फॉर्मेशन होगी। जब सीज़न आएगा तो यस या तो मक्खी या तो विंड या तो कोई भी एनिमल के ज़रिए ये स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है। सो क्लास इसमें ये बात भी बताई है कि स्टिग्मा ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर एंथर जाते हैं। एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर यूँ होता है कि एक थैली होती है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होते हैं। फिर स्मॉल स्पोर्स ओपन होके इस तरीके से स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं। और जब वो स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। गैमेट फॉर्मेशन यहाँ से ले आए। फीमेल की बॉडी के अंदर सीड की गैमेट ओव्यूल फॉर्म होना शुरू हो जाता है। फिर मेगास्पोर, फिर उसके बाद एक तरीके से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। फिर थोड़ा सा हल्का सा गैमेट्स का मतलब सेल्स वगैरह का मेकअप होता है। फिर उसके बाद ये सेल्स नंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब वो नंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं फिर आगे जाके इनके अंदर ये 2n से 3n में चेंज होते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म होता है। और फिर एक तरीके से पूरा एक
प्लांट बन के सामने आ जाता है। सो क्लास इधर आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट का पता तो लग गया होगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी इधर बताएंगे। द पोलन ट्यूब ग्रोज वियर स्टाइल थ्रू माइक्रोफिल into the ovule। तो ओव्यूल के अंदर एक तरीके का स्पेसिफिक नाम लिया है, वो स्टाइल के ज़रिए पोलन्स ग्रो करते हैं। स्टाइल इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट और माइक्रोफिल जो ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। द पोलन ट्यूब न्यूक्लियस facilitates the entry of two sperm and nuclei into the ovule। So इसके अंदर ये बात बताई है कि जो पोलन ट्यूब्स होती हैं वो दो दाने मतलब कि दो तरीके की एंट्रीज जो स्टिग्मा है अपने अंदर दो तरह की एंट्रीज ऑफ स्पर्म बर्दाश्त कर सकती है। मतलब कि न्यूक्लाई इनटू ओव्यूल, यानी कि न्यूक्लाई डायरेक्टली ओव्यूल के अंदर जाए। वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ाइगोट, यानी टू स्पर्म्स भी अगर इस एक स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं सो इट्स नॉट अ बिग डील। आपका प्लांट बिल्कुल परफेक्ट मैनर पे फर्टिलाइज करेगा। द अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लाई। तो अदर एक और स्पर्म जो मौजूद होता है उनका अपना एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है जो एक नए किस्म का न्यूक्लाई को फॉर्म करने के हेल्प करता है। और इस टाइम ये ट्रिप्लॉइड है, यहाँ पे भी ये ट्रिप्लॉइड है। यहाँ पे ये 2n इन नंबर था बट ये आगे जाके डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड से हो गया। पहले हैप्लॉइड था, फिर डिप्लॉइड हुआ, फिर ट्रिप्लॉइड हुआ। तो एंडोस्पर्म सेल अंदर फर्टिलाइजेशन का काम कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये एक प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो सकती है। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के ज़रिए। और जब जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में तो एक तरीके की फॉर्मेशन होती है, डेवलप इनटू द फूड स्टोरिंग टिश्यू, और इसके अंदर फूड स्टोरिंग टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बिकॉज ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, क्योंकि फूड स्टोरिंग टिश्यू इज फॉर्म्ड आफ्टर द जाइगोट इज फॉर्म। और अगर जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो फूड स्टोरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर फूड स्टोरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो याद रखिए कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई है। सो इसमें ही ये बात भी बताई है, जैसे ही ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है फिर उसके बाद जाइगोट बन जाता है और एम्ब्रियो इसमें इस मिटोसिस की मदद से अपने आप को और ज़्यादा कंडेंस करता है। This is consists of tiny radicals, a plumule with one or two short special leaves called that। So इसके अंदर cotyledons छोटे छोटे लीव्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लीव्स कॉटिलेंडन्स बनाने का काम कर रहे होते हैं और कॉटिलेंडन्स का अपना एक स्पेशल काम होता है। कॉटिलेंडन्स हम लोग सीड्स को कहते हैं। कॉटिलेंडन्स दो तरीके के होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट जो एक जिसके ऊपर एक दाना ही, जैसे दाल एक मोनोकोट है बट एक छोला डाइकोट है, क्योंकि इसके अंदर टू कोट्स मौजूद होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ये बात भी बताई कि जब फॉर्मेशन हो जाएगी, सीड बनने का प्रोसेस आ जाएगा, तो सीड की बनने के लिए इस ऊपर हार्ड बीन लेयर आ जाएगी। हार्ड बीन लेयर अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। हार्ड बीन लेयर के अंदर का एक प्रोसेस है जो अब बता रहा है कि यस सीड इज फर्टिलाइज। आप इस सीड को निकालें, आप इसको किसी जगह पे ले जा सकते कि दफना दें, उसके अंदर पानी डालें और एक नया सा फर्टिलाइज्ड प्लांट उग सकता है। तो अंदर एक टेस्टर मौजूद होता है और इसके अलावा टेगमेंट मौजूद होता है। टेस्टर एंड टेगमेंट बोथ आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड प्लांट। और सीड प्लांट के अंदर टेगना और स्टेमन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर
दो तरीके की फॉर्मेशन हो रही है, एक स्पोरोफाइटिक और एक गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक अपना एक काम कर रहा है, गैमेटोफाइटिक अपना एक काम कर रहा है। स्पोरोफाइटिक अपना सारा काम 100% अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है और गैमेटोफाइटिक भी अपना सारा काम 100% अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट चलता चला आ रहा है और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट होना लाजमी है, क्योंकि एक स्पीशी को आगे अपनी ब्रीड को बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन करनी पड़ती है और सेल डिवीजन इज़ द मोस्ट ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में बताया। मैंने थोड़ी सी डिटेल पिछले लेक्चर की भी दी कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है और ओस्मोसिस क्या होता है और ये किस तरीके से काम में आ रहा है। सो क्लास, आज के लेक्चर में ये सब ऑब्लिगेटरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो। याद रखें कि जब आप सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, जर्मिनेशन का प्रोसेस अमल किस तरीके से होता है, तो आपको ये अमल में आने की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो क्लास, इस लेक्चर में मैंने आपको ये कंडेंस फॉर्म और द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट और कैसी होती है तो सब के बारे में बताया। सीड कोड जब बन रहा होता है तो सीड जब बन जाता है तो वो हार्ड सख्त होता है। यहाँ पे ये सीड इज़ कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग। यहाँ पे इस स्टेज पे जब भी वो ट्रिप्लॉइड बन जाता है तो वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो इसी तरह का एक प्लांट बनाने के काबिल हो गया है और वो प्लांट जर्मिनेशन की फॉर्म में बना देता है। सो क्लास, इस सारे साइकिल से पहले एक और साइकिल होता है, वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड। और डिस्पर्सल ऑफ सीड इस तरीके से होता है कि उसके लिए प्लांट्स हेल्प लेते हैं एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, कि वो इनको डिस्पर्स करे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। जैसे कि यहाँ पे ये बीज अगर बन जाता है तो डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा। और इससे पहले इसके लिए भी डिस्पर्सल का काम हुआ है, यानी पेरेंट प्लांट और जो जनरेशन आफ्टर आई है उसके लिए भी ये काम स्पेसिफिकली हुआ है। सो होप सो क्लास, आज का लेक्चर आपको क्लियर हो। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।